Hello, everybody. My name is Jay Bhojani, and today we are going to start with the second chapter of your business economics, that is demand. उसका first unit जो हम cover करने जा रहे हैं, it includes demand and elasticity of demand. वैसे तो चैप्टर कॉम्प्रिहेंसिव है, उसमें तीन अलग अलग यूनिट्स हैं, जिसमें पहला यूनिट ये डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का है, दूसरा यूनिट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर्स बिहेवियर, और तीसरा यूनिट है वो सप्लाई के बारे में है. So this unit we are going to discuss about demand. अब इससे पहले कि हम ये समझना शुरू करें कि डिमांड क्या है और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, we need to first of all understand कि डिमांड और सप्लाई का स्टडी आखिर इतना जरूरी क्यों है. Why do we need to understand demand and supply? देखिए, द मार्केट मैकेनिज्म, या तो जिसको हम मार्केट सिस्टम कहते हैं, वो पूरा मार्केट मैकेनिज्म से ही चलता है. ये हमने सीखा था फर्स्ट चैप्टर में कि एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में मार्केट मैकेनिज्म ही सारे डिसीजंस लेने के लिए यूज होता है. सो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, ये सारे डिसीजंस मार्केट मैकेनिज्म के बेसिस पे लिए जाते हैं. इन अ मार्केट सिस्टम, the price of a commodity or service is determined by the forces of demand and supply. तो ये पूरा जो मार्केट मैकेनिज्म का सिस्टम है, ये व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, ये सारे डिसीजंस डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे ही लेता है. ठीक है, देखो. Now, since business firms produce goods and services to be sold in the market, they have to be understood, they have to understand and be responsive to the needs of the customers. Business firms जो goods and services produce करते हैं वो मार्केट में बेचने हैं. अब मार्केट में बेचने के लिए कस्टमर्स की क्या नीड्स है, उनका कैसा रिस्पॉन्स है, ये तो समझना ही पड़ेगा. While buyers constitute the demand side of the market, sellers make the supply side of that market. तो मैं तो ये मानता हूं कि पूरे इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो स्टडी है, उसमें यही दो एंगल्स हमको समझने जरूरी है, एक बायर्स एंगल और एक सेलर्स एंगल. बायर्स एंगल डिमांड साइड को कवर करता है और सेलर्स एंगल सप्लाई साइड को कवर करता है. ये दोनों ही एस्पेक्ट जो है मार्केट के, वो हम इसी चैप्टर में कवर करने वाले हैं. द क्वांटिटी that consumers buy at a given price determines the size of the market. कोई भी मार्केट कितना बड़ा है, ये किसके आधार पे डिसाइड होता है दोस्तों? It is determined by the quantity that the buyers are ready to buy. As we are aware, as far as the firm is concerned, the size of the market is a significant determinant of its prospect. अब मार्केट साइज जितना बड़ा होगा, किसी फर्म को प्रॉफिट कमाने का और ग्रो करने का जो स्कोप है वो उतना ही ज्यादा होगा. जितना मार्केट बड़ा है उतना वो फर्म ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता है, ज्यादा ग्रो कर सकता है. A thorough understanding of demand and supply theory is therefore essential for any business. और उसीलिए बिजनेस को अपना डिमांड और सप्लाई कंडीशंस अच्छे से समझना जरूरी है, तभी वो ये डिसाइड कर पाएगा कि मार्केट में उसको ग्रो करने के लिए क्या करना पड़ेगा. अब ये तो समझ में आ गया दोस्त कि डिमांड और सप्लाई का स्टडी जरूरी क्यों है. एकदम सीधी भाषा में अगर मैं आपसे ये रिकैप करके बोल दूं कि डिमांड एंड सप्लाई क्यों पढ़ना चाहिए, तो सिंपल है. मार्केट में जो प्राइस मैकेनिज्म का सिस्टम काम कर रहा है, जहां पे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, और व्हाट प्रोविजंस आर टू बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर जहां मार्केट मैकेनिज्म दे रहा है थ्रू डिमांड एंड सप्लाई, तो ये डिमांड एंड सप्लाई के जरिए ही पूरा मार्केट ऑपरेट कर रहा है. और इसीलिए डिमांड एंड सप्लाई को पढ़ना किसी भी बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा. ठीक है, इस यूनिट के बारे में अगर हम बात करें तो इस यूनिट में हम तीन मेन पार्ट्स पढ़ने वाले हैं. इस पूरे यूनिट को मैं डिवाइड कर रहा हूं तीन मुख्य हिस्सों में. पहला, जहां पे हम डिमांड के बारे में बात करेंगे, फिर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बात करेंगे, और तीसरा जहां पे हम डिमांड फोरकास्टिंग के बारे में बात करेंगे. So these are three different main headings which are to be covered in this unit. जहां तक डिमांड की बात है तो इनको फर्दर चार हिस्सों में बांटा जा सकता है. There are four main topics that we are going to cover in demand. पहला है मीनिंग ऑफ डिमांड, दूसरा डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, तीसरा लॉ ऑफ डिमांड, और चौथा एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड इंक्रीज डिक्रीज इन डिमांड.
ठीक है। सो डिमांड अपने आप में बहुत खाते पीते घर का टॉपिक है ना, बहुत सारी चीजें इसमें कवर करनी है। इनफैक्ट ये जो लॉ ऑफ डिमांड है ना, इसके तो अपने सब पार्ट्स आते हैं फिर से। लॉ ऑफ डिमांड में क्या होगा, मीनिंग देखेंगे, उसके अजम्पशंस देखेंगे, फिर डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, फिर डिमांड कर्व का कैसा स्लोप होता है उसके बारे में बात करेंगे, उसके रीजंस के बारे में बात करेंगे। सो लॉ ऑफ डिमांड तो अपने आप में बहुत फैला हुआ टॉपिक है। एंड देन आफ्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सपेंशन, कंट्रैक्शन, इंक्रीज। तो ये मेन हेडिंग्स है जो डिमांड में कवर करनी है हमको। As far as elasticity of demand is concerned, तो we are going to cover 4 main types of elasticities of demand in our unit. 4 main types, जिसमें पहला है price elasticity of demand, फिर है income elasticity of demand, फिर cross elasticity of demand है, और चौथा है advertisement expenditure elasticity of demand. So these are the topics that we are going to cover in this unit. From your examination point of view, this is a very important unit. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये यूनिट। अच्छे से इसके कंसेप्ट्स आपको ग्रास्प करने पड़ेंगे। इस कंसेप्ट्स के यूजेस आपको आने वाले बहुत सारे यूनिट्स में और टॉपिक्स में आएंगे। ठीक है, डिमांड के कंसेप्ट्स अगर कच्चे हैं ना दोस्त, तो बहुत मुश्किल होगा। प्लीज सारे ये टॉपिक्स को अच्छे से लॉजिकली अपने दिमाग में बैठाइएगा। चलिए, मैं शुरुआत कर रहा हूं इसी फर्स्ट हिस्से से। 3 हिस्से जो पढ़े ना हमारे यूनिट के, पहला डिमांड, फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और तीसरा द डिमांड फोरकास्टिंग। तो मैं डिमांड से स्टार्ट कर रहा हूं। ये हमारा पहला मेन टॉपिक है इस यूनिट का, जिसमें सबसे पहले वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ डिमांड। अच्छा, वैसे तो काफी कॉमन है ये टर्म डिमांड, बहुत सारी जगहों पे तुमने सुना है, पढ़ा है, इसको देखा है। क्या इकोनॉमिक्स में भी इसका वही मीनिंग है जो अदरवाइज हर कहीं यूज होता है, वैसा ही कुछ मीनिंग है क्या इकोनॉमिक्स में? तो देखो, ऐसा नहीं है। सामान्यतः है जब हम ये शब्द सुनते हैं डिमांड, तो डिमांड से हमारा मतलब है कि किसी चीज को मांगना या किसी चीज की इच्छा रखना, इसको हम डिमांड कहते हैं। बट इकोनॉमिक्स में किसी चीज की सिर्फ इच्छा रखना या सिर्फ किसी चीज को मांगना, वो डिमांड क्रिएट करने के लिए काफी नहीं है। हमारा डिमांड का जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ा ज्यादा डिटेल है, थोड़ा ज्यादा टेक्निकल है। देखिए, डिमांड क्या है? तो इट रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ गुड और सर्विस दैट कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये डिमांड का ऑफिशियल डेफिनेशन है, पर ऐसे ही इस डेफिनेशन को पढ़ के आगे निकल जाने में मजा नहीं है यार। इसका पोस्टमार्टम करते हैं, टुकड़े टुकड़े, चौट चौट टुकड़ा करके अपन ये समझने का कोशिश करेंगे कि ये डेफिनेशन आखिर किस चीज पे हाईलाइट कर रहा है, क्या पॉइंट आउट कर रहा है। आइए, इफेक्टिव डिमांड में हमको ये 3 चीजों का ध्यान रखना है। पहला है डिजायर फॉर अ कमोडिटी, किसी वस्तु की इच्छा है ना, कुछ चाहिए अपने को, जो इच्छा होती है ना हमारी, उसे डिजायर कहते हैं, बराबर। सो पहला जो हमको टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करना है वो है डिजायर। अब डिजायर हो जाने से या किसी चीज की इच्छा हो जाने से हम डिमांड है उसका ऐसा नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, किसी चीज का महज इच्छा करना ये उसका डिमांड नहीं होता है। अब मैं इच्छा करने को तो क्या है, मैं ऐसा बोल दूं कि जी मेरे को तो फेरारी चाहिए, क्या मेरे को तो फेरारी चाहिए, फेरारी की इच्छा है मेरी, तो क्या मेरी सिर्फ फेरारी की चाहत रखने से फेरारी की डिमांड क्रिएट हो गई मार्केट में? ना गुरु, ये भी तो जरा जेब टटोल के देख कि फेरारी खरीदने जितने पैसे भी है या नहीं तेरे पास, है ना। सिर्फ इच्छा रखने से डिमांड क्रिएट नहीं हो सकता, उस इच्छा को पूरा करने के लिए पैसा भी होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट आ जाता है डिमांड का, दैट इज एबिलिटी टू पे, जिसको परचेजिंग पावर कहते हैं। ये होना जरूरी है। समझ में आता है कि तुमको खाली डिजायर रखने से कुछ नहीं होता है गुरु, पैसा भी होना चाहिए उस डिजायर को फुलफिल करने का, तब डिमांड क्रिएट हो सकता है। अच्छा चलो, मैं कहता हूं कि मेरे को फेरारी चाहिए। अब मेरे को ये टाटा या बिरला या अंबानी जैसे कोई बड़े साहब लोगों ने अपनी अपनी आधी जायदाद मेरे नाम कर दी है, खुश हो गए, बोले बंदा गजब पढ़ाता है, तो आधी जायदाद मेरे नाम कर दी। अब मेरे पास इतना पैसा है कि मैं आराम से शाम को टहलने गया हूं ना, 2-4 फेरारी खरीद के आ सकता हूँ, पैसे का कोई कमी नहीं है। तो सोचो, डिजायर है, यस। एबिलिटी टू पे है क्या?
यस, अब वो भी है। तो क्या अब डिमांड क्रिएट हो गया क्या फेरारी का? बोले नहीं, अभी भी एक कंपोनेंट है जो मिसिंग है, वो है द विलिंगनेस टू स्पेंड, खर्च करने की तैयारी। सो ये खर्च करने की तैयारी, ये तीसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। वन शुड बी रेडी टू पे, स्पेंड करने के लिए तैयार होना चाहिए। अब मेरे को फेरारी चाहिए, मेरे पास पैसा भी है, मगर मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि नहीं यार, मेरे को फेरारी के ऊपर अभी स्पेंड नहीं करना, आई डोंट वांट टू स्पेंड ऑन अ फेरारी। तो क्या फेरारी की डिमांड क्रिएट हो सकती है? नहीं भाई, तो फेरारी का डिमांड क्रिएट नहीं हो सकता। फेरारी का डिमांड तभी क्रिएट हो सकता है अगर ये तीनों चीजें मिले, डिजायर भी होना चाहिए, एबिलिटी टू पे भी होना चाहिए, और उस वस्तु के ऊपर खर्च करने की तैयारी भी होनी चाहिए। तब मैं कह सकता हूं कि देयर इज इफेक्टिव डिमांड। एक और सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूं, फेरारी तो चलो थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एग्जांपल हो जाता है। अपने रूटीन लाइफ में क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे पास डिजायर है, एबिलिटी टू पे है, मगर फिर भी वी आर नॉट विलिंग टू स्पेंड? क्या ये पॉसिबल है? यस, इट इज क्वाइट पॉसिबल। आई गिव यू अ सिंपल एग्जांपल। जैसे आई टेल यू फॉर एग्जांपल, तुम बाजार में ऐसे टहलने निकले हो, लॉकडाउन खत्म हो जाने के बाद वो अच्छे दिन फिर से लौट के आएंगे जहां हम टहलने जाएंगे। सो मान लीजिए कि तुम टहलने निकले बाजार में, ऐसे तुम्हारी जेब में 1,000 रुपए पड़े हैं, 500 500 के तो करारे नोट हैं दोस्त। ऐसे में तुम किसी रेडीमेड गारमेंट की शॉप के पास से गुजरते हो, जहां पे डिस्प्ले में तुमने एक बहुत चकास ऐसा टंगा हुआ टी शर्ट देखा। वो टी शर्ट को देख के तुम्हारे दिल की धड़कनें बढ़ गई। तुमने सोचा कि यार ये टी शर्ट तो अब हमको खरीदना ही खरीदना है, जोरदार टी शर्ट है। तुम दुकान में गए, तुमने टी शर्ट पे ऐसे ट्राई किया, उस टी शर्ट के प्रति जो तुम्हारा प्यार है, जो तुम्हारा जुनून है, वो और बढ़ गया। अब तो तुमको वो टी शर्ट पसंद ही आ गया, ऐसा है। सो डिजायर है, एबिलिटी टू पे है। तुमने प्राइस पूछा तो दुकानदार बोलता है कि टी शर्ट है जनाब 650 रुपए का। अब तुम्हारी जेब में 1,000 रुपए है, तुम चाहो तो 650 स्पेंड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिजायर है, एबिलिटी टू पे भी है, पर कहीं तुम्हारे जहन में ऐसा एक विचार आया कि यार नहीं, अभी अगर ये 1,000 में से 650 स्पेंड कर दिए तो बचेंगे फिर 350, और पापा है ना पूरे महीने के लिए और कुछ अभी देंगे नहीं। तो खर्चा पानी है ना जो रूटीन का, वो थोड़ा हाथ तंग हो जाएंगे उसमें। तो बोले नहीं करना है अभी खर्चा, लेट्स नॉट स्पेंड ऑन दिस टी शर्ट राइट नाउ। देखो क्या हुआ, डिजायर है, एबिलिटी टू पे भी है, बट विलिंगनेस टू स्पेंड नहीं है, खर्च करने की तैयारी नहीं है, तो भी डिमांड क्रिएट नहीं हो सकता। डिमांड क्रिएट करने के लिए ये तीनों कंपोनेंट्स का मिलना जरूरी है। ठीक है, चलिए। बोले क्या ये तीनों हो गया तो बस डिमांड हो गया क्लियर? क्या अभी नहीं दोस्त, ऐसा नहीं है। ये याद रखो, डोंट फॉरगेट दैट डिमांड इज ऑलवेज टू बी एक्सप्रेस्ड एट अ पर्टिकुलर प्राइस। डिमांड हमेशा किसी एक निश्चित निर्धारित कीमत पे ही व्यक्त किया जाता है। क्यों? देखो, डिमांड का और प्राइस का बहुत ऐसा गहरा रिलेशन है। अगर प्राइस बताए बगैर डिमांड बता रहे हो तो कुछ गलत कर रहे हो यार, क्योंकि यूजर के दिमाग में, उस कंसेप्ट को समझने वाले के दिमाग में पूरा दृश्य ही नहीं बनेगा डिमांड का। सिंपल एग्जांपल, अगर मैं तुमको कहता हूं कि चलो टोटल 1 लाख चॉकलेट्स की डिमांड है, कैडबरी का डिमांड 1 लाख यूनिट्स का डिमांड है। अब 1 लाख यूनिट्स का डिमांड किस प्राइस पे है ये तो बताना पड़ेगा ना मेरे को। बिना प्राइस बताए अगर मैंने 1 लाख बोल दिया तो सामने वाले को क्या समझ में आएगा? मतलब क्या मैं ऐसा कहने का कोशिश कर रहा हूँ कि देखो जनाब, वैसे तो इसका प्राइस अभी 10 रुपए है, मगर 20 रुपए हो गया ना तो भी 1 लाख की ही डिमांड रहेगी, और 5 रुपए हो गया ना तो भी 1 लाख की ही डिमांड रहेगी। इज दैट द केस? नो। हमको पता है कि प्राइस चेंज होने से डिमांड भी बदलेगा, और इसीलिए जब कभी भी मैं डिमांड एक्सप्रेस कर रहा हूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं उसको प्राइस के साथ एक्सप्रेस करूं। ठीक है, प्राइस बताना जरूरी है, बिना प्राइस के डिमांड एक्सप्रेस नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह जब मैं डिमांड को एक्सप्रेस कर रहा हूं तो डिमांड को हमेशा किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए एक्सप्रेस करना है, फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। देखो डिमांड क्या है, इट इज अ फ्लो कंसेप्ट। अब इकोनॉमिक्स में दो कंसेप्ट होते हैं, एक स्टॉक कंसेप्ट होता है, एक फ्लो कंसेप्ट होता है। स्टॉक कंसेप्ट क्या होता है? जहां पे आप किसी वेरिएबल को, किसी चीज को एक्सप्रेस कर रहे हो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। क्या बोला? आप किसी वेरिएबल को एक्सप्रेस कर रहे हो, व्यक्त कर रहे हो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम।
तो वो स्टॉक कंसेप्ट माना जाता है। उदाहरण जैसे इन्वेस्टमेंट है, अब कोई ऐसा थोड़ा बोलेगा कि भाई मेरा इन्वेस्टमेंट है ना 1 महीने का इतना है, 2 महीने का इतना है, नहीं। इन्वेस्टमेंट क्या है, उसको हम हमेशा एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मेजर करते हैं, मतलब हम उसको ऐसे व्यक्त करते हैं कि अभी तक का मेरा इतना इन्वेस्टमेंट है, इस तारीख तक को मैंने इतना इन्वेस्ट किया है। तो इन्वेस्टमेंट क्या है, इट इज अ स्टॉक कंसेप्ट। पर डिमांड ऐसा नहीं है, डिमांड में कोई ऐसा नहीं बोलता है कि अब तक का मेरा प्रोडक्ट का डिमांड इतना है, नहीं। वी ऑलवेज ट्राई टू मेजर डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। जैसे हम कहते हैं 1 हफ्ते का डिमांड इतना, 1 महीने का डिमांड इतना, 1 साल का डिमांड इतना, 3 महीने का डिमांड इतना। तो डिमांड को हमेशा किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए एक्सप्रेस किया जाता है, इसीलिए इट इज अ फ्लो कंसेप्ट। वापस एक बार सुन लो, फ्लो कंसेप्ट, स्टॉक कंसेप्ट, ये आगे भी काम आएगा हाँ इकोनॉमिक्स में, तो अच्छे से समझ लेना। फ्लो कंसेप्ट क्या है, जो फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम एक्सप्रेस किया जाता है उसको हम फ्लो कंसेप्ट कहते हैं। बट जो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम एक्सप्रेस किया जाता है, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, उसको हम स्टॉक कंसेप्ट कहते हैं। ठीक है, फ्लो फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, स्टॉक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। इसको सिंपल तरीके से याद रखना है ना, तो तुम तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट का एग्जाम्पल इसमें ले सकते हो। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तुम हमेशा ऊपर क्या लिखते हो, फॉर द ईयर एंडिंग या तो फॉर द पीरियड एंडिंग, है ना। जबकि जब तुम बैलेंस शीट बनाते हो तो उसमें क्या लिखते हो, एज ऑन 31 मार्च या एज ऑन 31 दिसंबर या ऐसा कुछ लिखते हो, है ना। सो बैलेंस शीट हमेशा एज एट अ पर्टिकुलर डेट बनता है, किसी एक तारीख पे, किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे उसको देखा जाता है बैलेंस शीट के आइटम्स को। बट प्रॉफिट एंड लॉस में जो लिखा जाता है ना, दैट इज ऑलवेज मेजर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। सेट हो रहा है दिमाग में, डोंट फॉरगेट। ठीक है, अब हमारा डिमांड है ना गुरु, वो ऐसा फ्लो कंसेप्ट है, उसको हमेशा एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए मेजर किया जाता है। सो इतना सारा आपने डिमांड के बारे में सीखा ना, ये सारा पॉइंट्स जो तुमने अभी यहाँ पे कवर किया ना, ये इस एक डेफिनेशन में छुपा हुआ है। ठीक है, अब पढ़ो इसको, ये पोस्टमार्टम हो गया इसका, अब समझ में आना चाहिए अच्छे से। डिमांड क्या है, क्वांटिटी ऑफ अ गुड और अ सर्विस दैट कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू परचेज। देखो एबल टू परचेज, विलिंग टू परचेज दोनों आ गया। विलिंग एंड एबल टू परचेज एट वेरियस प्राइसेस एंड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, गिवन पीरियड ऑफ टाइम, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, चलो आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट, बहुत सही टॉपिक पे आ रहे हैं दोस्त। इसको बोला जाता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। अच्छा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड मतलब वो सारे फैक्टर्स के जिसके ऊपर डिमांड डिपेंड करता है, वो सारी चीजें कि जो डिमांड को अफेक्ट करती हैं या तो जिनमें चेंज आने से डिमांड में भी बदलाव आता है। सो ऐसे ही सारे फैक्टर्स को हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। एक बड़ा लंबा चौड़ा लिस्ट है हमारे पास इन डिटर्मिनेंट्स का। ठीक है, देखते हैं। देखो पहला है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, दूसरा है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, तीसरा है लेवल ऑफ इनकम ऑफ द हाउस होल्ड्स, चौथा टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर्स, फिर कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन, साइज ऑफ पॉपुलेशन, कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स जो सारे अदर फैक्टर्स में आ गए। इन सारी चीजों में अगर चेंज आता है ना तो डिमांड में भी चेंज आएगा। ठीक है, इसीलिए इनको डिटर्मिनेंट्स कहा जाता है। डिटरमाइन करना मतलब डिसाइड करना। सो वो सारे फैक्टर्स की जो डिमांड को डिसाइड करने में योगदान देते हैं या तो जिनकी वजह से डिमांड अफेक्ट होता है, उन सारे फैक्टर्स को हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड कहते हैं। अब हमारा काम बारी बारी इन सारे फैक्टर्स को पढ़ना है। पहला और सबसे बेसिक जो डिटर्मिनेंट है डिमांड को अफेक्ट करने वाला, दैट इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अच्छा, अब किसी वस्तु का प्राइस और उसका डिमांड, उसमें क्या रिलेशन होता है भाई? बोले जब कभी भी किसी वस्तु का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाता है, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाता है। क्यों ऐसा? बहुत सिंपल है यार, अगर कोई वस्तु सस्ती हो जाती है तो ज्यादा लोग खरीदेंगे, उसको डिमांड बढ़ेगा।
अगर कोई वस्तु महंगी हो जाती है तो उसके खरीदार यूजुअली कम हो जाएंगे, इसलिए डिमांड कम हो जाएगा। सो प्राइस ऑफ द कमोडिटी and the demand for a commodity are inversely related. प्राइस बढ़ेगा, डिमांड घटेगा, प्राइस घटेगा, डिमांड बढ़ेगा। ठीक है, देखो सेटरिस पैरिबस। सेटरिस पैरिबस का मतलब क्या होता है, देखो आगे लिखा है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। मतलब हम ये कहने का कोशिश कर रहे हैं कि डिमांड को असर करने वाले बहुत सारे जो फैक्टर्स है ना, वो सारे फैक्टर्स यदि कांस्टेंट रहेंगे तो ये देखा जाएगा कि द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू इट्स प्राइस। डिमांड को असर करने वाले सारे फैक्टर्स यदि कांस्टेंट रहे तो हम ऐसा कह सकते हैं कि डिमांड फॉर द कमोडिटी एंड उसका प्राइस आर इनवर्सली रिलेटेड। प्राइस बढ़ेगा, डिमांड घटेगा, प्राइस घटेगा, डिमांड बढ़ेगा। अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। वो अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब सब कुछ एक साथ चेंज करोगे तो प्राइस का डिमांड पे असर मालूम नहीं पड़ेगा भाई। एक ही बीमारी के लिए 4 डॉक्टर का दवाई लेगा तो कैसे मालूम पड़ेगा तेरे को कि कौन सा डॉक्टर का दवाई तेरे को असर कर रहा है ना। हमेशा क्या करने का, किसी एक वस्तु का इफेक्ट देखना है तो बाकी सारी वस्तुओं को कांस्टेंट मानना पड़ेगा, उसको साइड पे रखना पड़ेगा। तो डिमांड के केस में वैसा ही है। अभी जब तुम प्राइस का असर डिमांड पे समझने का कोशिश कर रहा है तो डिमांड को असर करने वाले बाकी सारी फैक्टर्स को तुमको एक बाजू पे रखना पड़ेगा, किनारे पे रखना पड़ेगा। ठीक है, so it implies a rise in price of commodity brings about a fall in quantity purchased and vice versa मतलब उल्टा, opposite। ठीक है, नेक्स्ट डिटर्मिनेंट है प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। अच्छा, किसी वस्तु का अपना प्राइस तो उसकी डिमांड को अफेक्ट करता ही करता है जी, बट किसी वस्तु के रिलेटेड कमोडिटी के प्राइस में चेंज आने से भी उसकी डिमांड को असर पड़ता है। अब कोई बोलेगा जनाब रिलेटेड कमोडिटी क्या होता है, तो देवी और सज्जनों रिलेटेड कमोडिटी दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। पहले सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करते हैं, उसका मीनिंग समझाता हूं और फिर बताता हूं कि उसका किसी वस्तु, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस चेंज होने से किसी वस्तु की डिमांड पे कैसा असर पड़ सकता है। देखो सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब कैसा गुड्स, तो बोले गुड्स विच कैन बी यूज्ड वन इन प्लेस ऑफ अनदर। ऐसा गुड्स कि जो एक के बदले दूसरा काम आ सकता है उनको सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं। ठीक है, जैसे तुमको खाने का ऐसा बहुत मन हुआ है, चाट का ऐसा कुछ वैरायटी खाने का मन हुआ है, तो आय हाय हाय इसको देख के मुंह में पानी आ जाता है, नहीं गजब वस्तु बनाया। तो जैसे ये सेव पूरी है, ये दही पूरी है। अभी तुम दुकान में जाते हो, तुम बोलते हो सेव पूरी चाहिए, नहीं है तो बोले दही पूरी भी चलेगा, है ना। दे कैन बी यूज्ड वन इंस्टेड ऑफ अदर, एक के बदले में दूसरा चल जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट्स बोलते हैं। सब्स्टिट्यूट, आई अंडरस्टैंड कि जैसा मजा शायद सेव पूरी में आएगा वैसा दही पूरी में नहीं आएगा, एंड वाइस वर्सा, पर एक के बदले में दूसरा चलाया जा सकता है। जब तुम्हारा कोई वांट दो गुड्स सैटिस्फाई कर सकते हैं ना, तो वो दोनों ही गुड्स तुम्हारा सब्स्टिट्यूट बन जाता है, मतलब तुम्हारे लिए सब्स्टिट्यूट माना जाएगा उनको, क्योंकि दोनों ही गुड्स ऐसे हैं कि जो तुम्हारी वांट को पूरा कर सकते हैं, तुम्हारी डिमांड को सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब सवाल ये उठता है कि भाई ये क्या फर्क क्या पड़ेगा, एज इन तुम क्यों उसको डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में रख रहे हो। सब्स्टिट्यूट का प्राइस चेंज होने से क्या किसी वस्तु की डिमांड पे फर्क पड़ता है, तुम ही सोच लो। ये तो सेव पूरी का और दही पूरी का एग्जाम्पल है, बाकी तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स तुमको देखने को मिलेंगे सब्स्टिट्यूट्स के। जैसे मैं बोलूं हैव मोर एंड अमूल, वापस खाने का एग्जाम्पल, या नहीं बहुत दिल जल रहा है, कोई नहीं सुनो ध्यान से। हैव मोर एंड अमूल क्या है, ये भी सब्स्टिट्यूट्स है, एक के बदले में दूसरा चलेगा। अब किसी को आइसक्रीम खाना है, हैव मोर का नहीं मिल रहा है, अमूल इज ऑल्सो फाइन, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सो हैव मोर एंड अमूल अगर एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स हैं, अब एक का प्राइस बढ़ गया, सोचो हैव मोर का प्राइस बढ़ गया। अब हैव मोर का प्राइस बढ़ गया, उसकी वजह से हैव मोर की डिमांड कम होगी थी, वो तो हम जानते ही हैं, पहले ही पॉइंट में सीख लिया था कि हैव मोर का प्राइस बढ़ रहेगा तो उसका डिमांड कम हो जाएगा। मैं अब ये समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि हैव मोर का प्राइस मान लो उधर का उधर ही है, वो चेंज नहीं हुआ, पर अमूल का प्राइस बढ़ गया,
हैवमोर का प्राइस चेंज नहीं हुआ पर अमूल का प्राइस बढ़ गया, तो भी हैवमोर के डिमांड पे असर पड़ेगा। कैसा असर पड़ेगा? अगर अमूल का प्राइस बढ़ गया ना तो हैवमोर की डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले जो लोग अब अमूल खाते थे वो ऐसा सोचेंगे कि यार अमूल तो अब महंगा हो गया, प्राइस बढ़ गया इसका, इसके बदले में लेट अस यूज हैवमोर, है ना? सिमिलर है वस्तु, तो कोई इतना बड़ा फर्क नहीं है। तो पब्लिक क्या सोचता है कि अगर अमूल का प्राइस बढ़ गया ना तो वी शुड गो फॉर हैवमोर। एक का प्राइस बढ़ा तो दूसरे का डिमांड बढ़ा, मतलब हैवमोर की डिमांड सिर्फ हैवमोर के प्राइस से ही अफेक्ट नहीं हुई, अमूल के प्राइस से भी अफेक्ट हुई। ठीक है, कंक्लूजन देखो, कंक्लूजन क्या बैठेगा इसका? अगर हैवमोर का प्राइस बढ़ा अमूल का डिमांड बढ़ेगा, या अमूल का प्राइस बढ़ा हैवमोर का डिमांड बढ़ेगा, मतलब क्या हुआ कि अगर दो गुड्स एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स हैं तो एक का प्राइस बढ़ने से दूसरे का डिमांड बढ़ेगा। ये देख लो, डिमांड फॉर अ गुड एंड प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट गुड्स आर डायरेक्टली रिलेटेड। ठीक है, अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में आते हैं अभी, द अदर साइड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब कैसे गुड्स? तो गुरु ये वो गुड्स है कि जो हमेशा साथ साथ में कंज्यूम होते हैं, हम साथ साथ हैं, वो वाले गुड्स है ये, हमेशा साथ में ही रहते हैं। ठीक है, जैसे अभी एग्जांपल आया था ना इंक पेन और इंक, अभी आया था इंक पेन और इंक, बाइक एंड पेट्रोल, एसी एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे केसेस कैसे हैं कि हमेशा साथ में कंज्यूम होने वाली चीजें। अब इसमें है ना, अगर कंज्यूमर की कोई वांट को सेटिस्फाई करना है तो ये दोनों ही गुड्स की जरूरत पड़ेगी, आइदर और नहीं चलेगा, दोनों चाहिए तो ही वांट सेटिस्फाई हो सकता है। ठीक है, देखो इनको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में क्या होता है, सोचो गुरु, अगर एसी की प्राइस बढ़ गई, एसी महंगे हो गए, तो लोग एसी खरीदना कम कर देंगे। चलो एसी का डिमांड तो गिरा ही गिरा, बट साथ साथ में इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड भी तो कम हो गया। अब लोग एसी ही नहीं खरीद रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से खरीदने से डर रहे, तो इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत कम हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड घट जाएगा। एसी का प्राइस बढ़ा, इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड घटा। क्लियर? अच्छा, दूसरा कोई एग्जाम्पल सोच लो, मान लो बाइक की कीमतें आधी हो जाए, मान लो कोरोना से एकदम इंडिया मुक्त हो गया, ऐसे कोरोना फ्री हो गया पूरा देश, तो सरकार ने ऐसे घोषणा की कि भाई जो भी तुम्हारा इतना टाइम से तुम लोग घर पे बैठे थे, बोर हो गए होंगे, चलो हम तुमको बाहर घूमने फिरने का एक एक्स्ट्रा वो क्या बोलते हैं फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जिन भी लोगों के पास टू व्हीलर्स नहीं है ना, उनको अब 50% प्राइस पे टू व्हीलर मिलेगा, टू व्हीलर का बाकी का 50% प्राइस सरकार भर देगा। ऐसा गजब का योजना निकाले, 50% ऑफ ऑन टू व्हीलर्स फॉर द बायर्स। टू व्हीलर्स का डिमांड तो इसे जंपिंग जबाक बढ़ेगा, टू व्हीलर्स का डिमांड बढ़ेगा ना, तो साथ साथ में क्या होगा देखो, उसका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है ना, उसके ऊपर भी असर पड़ेगा। ठीक है, टू व्हीलर का प्राइस आधा हो गया, टू व्हीलर का कीमत आधा हो गया, तो उसके जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं मतलब पेट्रोल है, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, है ना? एक का प्राइस घटा, दूसरे का डिमांड बढ़ा। देख लो, डिमांड फॉर अ गुड एंड प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री आर इनवर्सली रिलेटेड। यहां पे कैसा था, डायरेक्ट रिलेशन था, एक का प्राइस दूसरे का डिमांड, डायरेक्ट रिलेशन है सब्स्टिट्यूट्स में, एक का प्राइस दूसरे का डिमांड, इनवर्स रिलेशन है इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, चलिए आगे निकलते हैं। तीसरा, लेवल ऑफ इनकम ऑफ द हाउस, बहुत इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है दोस्त। किसी का कंज्यूमर का इनकम और गुड्स का डिमांड, इन दोनों में बहुत तगड़ा रिलेशन है, और ये पॉइंट बहुत डिटेल में समझना है हमको। देखिए, पहले तो एकदम सिंपल सा लॉजिक है कि भाई अगर इनकम बढ़ता है डिमांड बढ़ेगा, इनकम घटता है डिमांड घटेगा, ये तो एकदम प्लेन सिंपल कॉमन सेंस का मुद्दा है, इसमें तो कुछ ऐसा समझाने का भी जरूरत नहीं है। कि इनकम बढ़ेगा किसी व्यक्ति का तो नेचुरली उसका परचेजिंग पावर बढ़ेगा, खरीद शक्ति बढ़ेगी, खरीद शक्ति बढ़ेगी तो वो ज्यादा कंज्यूम कर पाएगा, जिसकी वजह से वो डिमांड बढ़ाएगा।
सी द लेवल ऑफ इनकम ऑफ द कंज्यूमर डिटरमाइंस हिज और हर परचेसिंग पावर and demand for consumer good depends upon the purchasing power of the consumers. Now, in most cases, the average money income of the consumer, the larger is the quantity demanded of a particular good. जितना ये money income consumer का बढ़ेगा, उतना ही consumer demand बढ़ाएगा. However, हर बार ऐसा जरूरी नहीं है कि income बढ़े तो demand भी बढ़े. It is not necessary every time. So, आपको बोला है कि the nature of relation between income and demand depends upon the nature of consumer goods which can be classified as follows. तो भाई income का और demand का relation कैसा है वो actually वो goods का nature कैसा है उसके ऊपर depend करता है. कोई बोलेगा goods का nature मतलब क्या? तो mainly हम यहाँ पे दो type के goods cover कर रहे हैं. पहला है normal goods और दूसरा है inferior goods. Normal goods and inferior goods. ठीक है. नॉर्मल गुड्स के बारे में पहले डिस्कशन कर रहे हैं. कोई बोलेगा नॉर्मल गुड्स का मतलब क्या होता है जनाब, किनको नॉर्मल बोला जाता है? तो भाई ऐसा है कि इनकम बढ़ने से जिन वस्तुओं की डिमांड बढ़े या तो इनकम घटने से जिन वस्तुओं की डिमांड घटे, इनको नॉर्मल गुड्स कहा जाता है. बहुत सिंपल है. इनकम बढ़ने से जिन गुड्स की डिमांड बढ़े या तो इनकम घटने से जिन गुड्स की डिमांड घटे, they are called as normal goods. See, so goods which are demanded in increasing quantities with increase in consumers income are called normal goods. ठीक है. अब ये नॉर्मल गुड्स को है ना मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं. एक तो होते हैं नॉर्मल गुड्स में जो एसेंशियल है. एसेंशियल मतलब जरूरी है, खाने पीने की चीजें हैं जैसे, है ना, फिर बेसिक क्लोथिंग है, हाउसिंग है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स में आता है. दूसरा है जो कंफर्ट्स एंड लग्जरीज की कैटेगरी में रखा जा सकता है. ठीक है. एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स और कंफर्ट्स एंड लग्जरीज. अब एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स का केस जैसा मैंने बोला, फूड ग्रेन्स है, फ्यूल है, कुकिंग ऑयल है, नेसेसरी क्लोथिंग है, वो सब एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स के एग्जाम्पल हैं. उसी तरह कंफर्ट्स एंड लग्जरीज में टीवी, कार, हाउस एटसेट्रा ये सब आ गया. अब देखो जरा भाई, ये एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स के केस में क्या होगा कि इनकम बढ़ेगा ना, तो जनरली इनके डिमांड में कोई ज्यादा बढ़त नहीं आएगी. ये जनरली ना नॉन ड्यूरेबल किस्म के गुड्स होते हैं. अभी नॉन ड्यूरेबल तुमको समझ में आता है क्या? नॉन ड्यूरेबल गुड्स किसको बोलते हैं? कि जो ज्यादा समय तक स्टोर करके नहीं रख सकते, जिसको बार बार यूज नहीं कर सकते, दे आर नॉन ड्यूरेबल गुड्स, है ना. ड्यूरेबल गुड्स होते हैं ना वो जनरली ये कंफर्ट्स और लग्जरीज में होते हैं जनरली. ठीक है. तो कार है, टीवी है, एसी है, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, घर है, टू व्हीलर है, मोबाइल फोन्स है, ये सब ड्यूरेबल और सेमी ड्यूरेबल कैटेगरी में आते हैं. तो इसमें भी इनकम और डिमांड का कुछ अलग तरीके का अपने को रिलेशन दिखता है और इधर भी इनकम और डिमांड का अलग तरीके का रिलेशन दिखता है. हालांकि दोनों ही नॉर्मल गुड्स हैं, फिर भी डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है देखो समझाते हैं. पहला, ये एसेंशियल गुड्स के केस की हम बात करने वाले हैं. देखो, इन केस ऑफ एसेंशियल गुड्स या नेसेसिटीज, तो जैसा फ्यूल हो गया, ये एडिबल ऑयल्स कहलाते हैं ना, खाने के उपयोग में जो ऑयल आता है वो एडिबल ऑयल्स. तो इनका केस में किस तरीके से इनकम बदलने से डिमांड बढ़ता है या कम होता है, क्या होता है वो देखना. नॉर्मल गुड है तो इतना तो मेरे को पता है कि इनकम बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, है ना. तो स्पेशलिटी क्या है इन गुड्स की? देखो, अ चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम although will cause an increase in demand for necessities like food grains, fuel, edible oil, etc., but this increase will be less than proportionate to the increase in income. कहने का मतलब कि भाई मान लिया कि इनकम बढ़ेगा तो ये फूड ग्रेन्स, फ्यूल, एडिबल ऑयल्स, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीजों की आपकी डिमांड बढ़ेगी. दे आर नॉर्मल गुड्स. इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ेगा, बट इनकम की बढ़त के मुकाबले डिमांड की बढ़त का प्रोपोर्शन कम होगा. इनकम अगर 20% से बढ़ी है तो डिमांड शायद 10% या 12% या 15% या 8% से ही बढ़ा होगा.
ठीक है, इनकम के इंक्रीज के मुकाबले डिमांड के इंक्रीज का प्रोपोर्शन कम है। ये खूबी है इनकी, इसके बेसिस पे एमसीक्यू बन सकता है, ध्यान रखना। दिस इज बिकॉज व्हेन पीपल बिकम रिचर there is a relative decline in the importance of food and other non-durable goods in the overall consumption basket. वो जो भी goods and services का एक समूह आप सोचो कि कलेक्ट कंज्यूम कर रहे हैं, उसमें ये फूड फ्यूल ये सब चीजों की अहमियत घटती जाएगी जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा। बंदा अमीर होता है तो कोई ये थोड़ा सोचेगा अमीर होके कि यार चलो अब मेरी इनकम बढ़ गई ना, अब तो मैं पहले जितना गेहूं कंज्यूम करता था ना उसके मुकाबले डबल गेहूं कंज्यूम करूंगा। नहीं, पहले जितना दूध कंज्यूम करता था उसके मुकाबले डबल अभी हमारे घर में दूध आएगा। नहीं, बढ़ेगा जरूर पर उस प्रपोर्शन में नहीं जिस प्रपोर्शन में इनकम बढ़ा है। सो इनकम के प्रपोर्शन चेंज के मुकाबले डिमांड का प्रपोर्शन चेंज कम होगा। ठीक है, तो लग्जरी और कंफर्ट गुड्स के केस में क्या होगा दोस्त, इसमें ऐसा नहीं होगा। कार है, टीवी है, ऐसे जो लग्जरी या कंफर्ट गुड्स हैं, इनके केस में जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा ना वैसे वैसे ये कंफर्ट्स और लग्जरी गुड्स की जो हमारी डिमांड है ना वो ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। देखो, राइज इन द इंपॉर्टेंस ऑफ ड्यूरेबल गुड्स सच एज टीवी, कार, हाउस एटसेट्रा with an increase in consumers income results into more than proportionate change in its demand. इनकम बढ़ने से ये सारी चीजें खरीदने की जो लालच है हमारे मन में वो और तेजी से बढ़ती है, इनका अहमियत हमको ज्यादा लगने लगता है और इसीलिए इनकम बढ़ने से इन सारी वस्तुओं की डिमांड में ज्यादा तेजी से बढ़ जाएगी। तो इसका प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन डिमांड ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ इनकम। ठीक है, गुरु फिर से बता रहा हूं, दोनों ही नॉर्मल गुड्स हैं, चाहे तुम ये एसेंशियल गुड्स की बात कर लो चाहे तुम ये लग्जरी कंफर्ट गुड्स की बात कर लो, ये दोनों ही नॉर्मल गुड्स का ही प्रकार है, मगर दोनों में इनकम और डिमांड का रिलेशन है ना वो सेम नहीं है। इनकम चेंज होने से डिमांड पे दोनों ही केस में एक जैसा ही प्रभाव नहीं हो रहा है। द इफेक्ट ऑफ इनकम चेंज ऑन बोथ ऑफ देम इज डिफरेंट। क्लियर? अच्छा, ये तो बात हुई नॉर्मल गुड्स की। अब आते हैं इंफीरियर गुड्स पे। अब इंफीरियर गुड्स का केस क्या है यार, तो भाई ऐसा है कि इनका डेफिनेशन कुछ ऐसा ही कहता है कि जिन गुड्स का डिमांड इनकम के बढ़ने से कम हो जाए, जिन गुड्स का डिमांड इनकम के बढ़ने से कम हो जाए उनको हम इंफीरियर गुड्स कहेंगे। इनकम बढ़ने से जिन वस्तुओं की डिमांड घटे वो इंफीरियर गुड्स है। सीधी भाषा में इंफीरियर गुड्स का मतलब होता है लो क्वालिटी गुड्स। अब लो क्वालिटी गुड्स के केस में क्या होगा तुम ही सोचो, अगर इनकम बढ़ेगा तो तुमको लगता है किसी को ऐसा फीलिंग आएगा कि यार इनकम बढ़ा चल मैं लो क्वालिटी गुड्स और खरीदेगा? ऐसा होता है क्या? नहीं ना भाई, खोपड़ी लगाओ। इनकम बढ़ेगा ना तो अपने दिल में लाला चाह लप लपो वाला फीलिंग आएगा, मगर कौन सा गुड्स के लिए? हाई क्वालिटी गुड्स के लिए, सुपीरियर क्वालिटी गुड्स के लिए। जो लो क्वालिटी गुड्स है उसको तो अपन ऐसे देखेंगे भी नहीं। फिर इनकम बढ़ने से ये लो क्वालिटी गुड्स के प्रति जो हमारा डिजायर है वो घट जाता है। समझ आ रहा है? इसमें भी ट्विस्ट है, अच्छा अभी दिखाता हूं, देखो। There are some commodities for which the quantity demanded rises only up to a certain level of income. Please mark these words. ये twist है। Quantity demanded बढ़ेगा बेशक, मगर only up to a certain level of income and decreases with an increase in money income beyond this level. इनकम के बढ़ने से शुरुआत में तो शायद तुमको ऐसा दिखेगा कि हाँ यार ये गुड्स की डिमांड बढ़ रही है, मगर यदि इनकम एक पर्टिकुलर लेवल को क्रॉस करेगा फिर ये गुड्स की डिमांड गिरने लगेगी, फिर दिखेगा वो इनवर्स रिलेशन इनकम और डिमांड का। ठीक है, देखो एक एग्जांपल देता हूं मैं। मान लीजिए कि जब भी हमारा इनकम कम होता है ना तो हम लोकल शॉप में से कोई टी शर्ट्स या जीन्स खरीदते हैं, लोकल शॉप में से जहां पे ज्यादा महंगा नहीं है, तो वहां से हम कपड़े खरीदते हैं जब भी इनकम कम है। अच्छा, इनकम फॉर एग्जाम्पल 15,000 था मेरा और मैं लोकल यहाँ पे कोई शॉप है ना वहां से टी शर्ट खरीदता था। टी शर्ट का प्राइस क्या, 150 रुपए, 200 रुपए का, 250 रुपए का, और ठीक ठाक क्वालिटी, ऐसा क्वालिटी कुछ जोरदार नहीं, कोई बड़ा ब्रांड नेम नहीं ऑफकोर्स, बट अपना काम चल रहा था। 15,000 की इनकम थी।
अब मेरी इनकम बढ़ी और आ गई 17,000 पे। इनकम बढ़ा, इनकम बढ़ा ना, तो टी शर्ट्स खरीदने की मेरी इच्छा बढ़ी। पर अभी तक मेरी औकात इतनी नहीं बढ़ गई, मेरा जो जो लेवल है ना वो इतना ऊपर नहीं उठ गया है कि मैं बोलूं कि नहीं यार अपने को ये दुकान में से अभी तुच्छ लगता है, अपने को ये टी शर्ट का वो इज्जत ही नहीं हमारी नजरों में, अभी अपन ब्रांडेड कपड़ा पहनेगा। नहीं बे, इतना मत उड़। इनकम बढ़ा है मगर औकात चेंज नहीं हुई। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, वही दुकान से खरीदे जाने वाले टी शर्ट्स की मांग बढ़ेगी मेरी। मैं इनकम बढ़ाऊंगा तो सामने वही गुड्स की डिमांड अभी बढ़ रही है। पर सोचो कि वो 17,000 से 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,000 पे पहुंच गया मेरा इनकम। जैसे ऐसे 25,000 के आसपास आंकड़ा पहुंचा ना, अच्छा खासा राइज आया इनकम में। अब खाली इनकम नहीं बढ़ा गुरु, हैसियत भी बढ़ गई है ना। अब खाली इनकम नहीं बढ़ा, अब साथ साथ में हैसियत बदल गई, हमारा स्टैंडर्ड ऊपर चला गया यार। अब ऐसा होगा कि मेरे खोपड़ी में ऐसा विचार आएगा कि यार अभी वो दुकान से अपने को सस्ता वाला टी शर्ट नहीं खरीदने का, अभी अपन ब्रांडेड टी शर्ट खरीदेंगे ना, ऐसे 500-700 रुपए का थोड़ा वजन वाला होना चाहिए टी शर्ट। भले हाँ ये नहीं कि बहुत एक्सपेंसिव ब्रांड्स, मगर वो लोकल शॉप वाला टी शर्ट भी अभी नहीं खरीदूंगा मैं। तो देखो क्या हुआ, इनकम बढ़ी ना, तो शुरुआत में वो लोकल शॉप वाले गुड्स की डिमांड बढ़ी, वहां के क्लोथ्स की डिमांड बढ़ी। बट आफ्टर अ सर्टेन लेवल ऑफ इनकम फिर वही दुकान से खरीदे जाने वाले टी शर्ट्स की डिमांड कम हो गई। ये क्या है, ये इंफीरियर गुड्स है, लो क्वालिटी गुड्स। ठीक है, देखिए ये बाजरा है ना, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एन इंफीरियर गुड। सो इंफीरियर गुड्स आर जनरली लो क्वालिटी इन नेचर and are thus not preferred by consumers as their incomes rise. जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा इनको इंपॉर्टेंट नहीं मानेगा कंज्यूमर। क्यों? क्योंकि इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है ना, तो दे आर नॉट प्रेफर्ड बाय कंज्यूमर्स एज देयर इनकम्स राइज। अ सेम गुड मे बी नॉर्मल फॉर वन कंडीशन एंड मे बी इंफीरियर इन अदर। ये बहुत बड़ा इसका ट्विस्ट है ना भाई। देखो तुम समझो, वस्तु तो वही थी टी शर्ट, पर वो टी शर्ट 15,000 से 17,000 की इनकम पे उसकी डिमांड बढ़ी, इसका मतलब वो नॉर्मल गुड है। पर 17,000 से 25,000 की इनकम पहुंची ना, तो वो इंफीरियर हो गया। सो एक ही वस्तु एक समय पे नॉर्मल लग रही है और दूसरे समय पे इंफीरियर लग रही है। आप जरा अपना भी सोचो, यही होता होगा तुम्हारे साथ भी। जब इनकम थोड़ा सा बढ़ता है ना, तो ऐसा लगता है कि हाँ यार अभी तो ये वस्तु ज्यादा खरीदेंगे, अपन ज्यादा कंज्यूम करेंगे। बट अगर इनकम में अच्छी खासी बढ़त आ गई ना, तो अपन ये सोचेंगे कि यार अभी इसको क्या ज्यादा खरीदेगा, अभी तो एकदम इंफीरियर क्वालिटी, लेट्स परचेज समथिंग बेटर, तो उसकी डिमांड गिर जाएगी। ठीक है, बहुत सब्जेक्टिव कंसेप्ट है इंफीरियर का यार। बट खोपड़ी में क्लियर रखना कि शुरुआत में अगर इनकम बढ़ेगा तो ऐसा हो सकता है कि इसकी डिमांड बढ़े, बट डेफिनेटली आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन लेवल इन गुड्स की डिमांड घटेगी ही और उनको हम इंफीरियर कहते हैं। देखो जैसे एग्जांपल दिया है अपने को बाजरा का, बाजरा may become an inferior good for a person when his income increases above a certain level and he can now afford better substitutes such as wheat. Demand for luxury goods and prestige goods arise beyond a certain level of consumers income and then they keep on rising. इंफीरियर गुड्स का तो ठीक है केस, मगर जो लग्जरी गुड्स होते हैं, जो प्रेस्टीज गुड्स होते हैं ना, हाई फाई गुड्स, इनके केस में क्या होता है कि एक सर्टेन लेवल पे इनकम पहुंच जाएगा ना, फिर इनकी डिमांड लगातार बढ़ती ही रहेगी, फिर ये कभी घटने का नाम नहीं लेता है। हाई फाई गुड्स है ना, ब्रांडेड एक्सपेंसिव वाले गुड्स। क्लियर गाइस? ठीक है, ये हो गया हमारा इनकम वाला पॉइंट, इनकम ऑफ द हाउस होल्ड्स। ठीक है, आई थिंक आज का सेशन यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। अभी तो काफी डिटर्मिनेंट्स हैं दूसरे जो हमको कवर करने हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में आई विल बी टेकिंग अप दिस कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन वाला पॉइंट। बट आज के लिए इधर तक ही रखते हैं अपना सेशन। प्लीज ये सब अच्छे से गो थ्रू कर लेना एक बार, और ये सारे पॉइंट्स को कंसेप्चुअली समझना है। ठीक है, डोंट जस्ट मग इट अप, सिर्फ रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा, लॉजिक हर एक क्लियर होना चाहिए। राइट? सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। I hope you all enjoyed the session. Please stay inside your homes. Please stay safe. Take care of yourselves and your family. Thank you very much. You have a good day. Bye, people.